वादिता। तो इस वाले पार्ट की बात करें, क्लास 10th वाली, इसमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें एक चैप्टर हम लोगों ने लगे हाथ उधर ही निपटा दिया। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, और उसमें से अभी जो हम ओवरव्यू देखेंगे बुक से, बाकी उधर से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में जो चीजें हमें पढ़नी होती है। ठीक है, एक तो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, बस केवल ओवरव्यू है ना, देखते जाइए। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे चीजें, मतलब इसको जलाया जा रहा है, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता हुआ आपको नजर आएगा यहाँ पे, है ना, जो कि व्हाइट कलर का होगा। इसके बाद लेड यानी सीसा, लेड के नाइट्रेट हैं, पोटेशियम आयोडाइड है, इन सब का रिएक्शन। ओवरऑल जब रिएक्शन होता है तो ये चीजें परिवर्तित होती है। ठीक है, इसके स्टेट बदलते हैं, कलर बदलते हैं, गैस निकलता है ना, टेम्परेचर चेंज होता है, यह रिएक्शन के टाइम होता है। बाकी अब देखेंगे कि रिएक्शन जो होता है तो उसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना केमिकल रिएक्शन को, तो वही केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है, जो कि इस फॉर्म में है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसी को आप सिंबल वगैरह के माध्यम से और छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन दोनों भाग लिया है, भाग जो लेता है रिएक्शन में उसे हम रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहते हैं, और जो नया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा देखेंगे तीर से पकड़ना है, एरो से, कि एरो साइड में जो भी होगा वह प्रोडक्ट होगा, यह नया, है ना, चीज बन करके आएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके, तो इसे जानने का जरूरत है नहीं, फॉर्मूला आपने लिखने के लिए पिछली क्लास में सीखा था। इसके बाद देखिए आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो किसने दिया था, लेबोजियर साहब, है ना। क्या कि जितना रिएक्टेंट का एटॉमिक मास होगा उतना ही किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सब जो रिएक्शंस है ना, डीटो पूछना होता है तो यहीं से उठा करके पूछ लिया जाता है, ये रिएक्शन। ठीक है, ये तो बैलेंस करने के लिए है, लेकिन हमें हमसे ऐसे भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यही रिएक्शन का ये बैलेंस करने के लिए इसमें सिखाया गया है। बाकी सॉलिड लिक्विड गैस होगा, सॉलिड होगा तो उसको एस से डिनोट किया जाएगा, लिक्विड होगा तो एल से, है ना, गैस होगा तो जी से, और यदि किसी भी, है ना, सॉल्यूशन में वाटर की उपस्थिति होगी तो एक्वस सॉल्यूशन उसे कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जो आप देखेंगे, यह रिएक्शन है और इसमें अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पे क्या है, एटीएम, मतलब वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, दाब दिया गया है। यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश है, इसका मतलब इसमें तापमान और लाइट वाली बात है। क्लोरोफिल, ये सब किसके काम करते हैं, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का। कैटालिस्ट आपसे पूछे कि क्या है, तो कैटालिस्ट क्या है कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा, दोनों काम करता है कैटालिस्ट। ठीक है, तो यह वाली रिएक्शन जो है आपका किससे संबंधित है, फोटोसिंथेसिस से, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद है जो इसके टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें दो चीजें मिल करके और एक नया पदार्थ बनाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये सब रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हैं, ये सब जो दिख रहा है, और यहीं पे जब कोई चीज जलाते हैं तो आपका क्या होता है, हीट निकलता है, तो उसमें छेपी कहलाता है ना। एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब आउट। इसके बाद है जो हमारा बॉडी में भी देखते हैं, सांस लेते हैं मुंह से फूकिएगा तो गर्म हवा निकलता है, ठंडा के दिन में ज्यादा महसूस होता है। तो एक तो फोटोसिंथेसिस द्वारा ग्लूकोज बन रहा था उधर, और यहाँ देखिए ग्लूकोज क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन के दौरान टूटता है, तो इसकी बात होती है। इसके बाद साग सब्जी वगैरह सड़ता है तो देखते हैं गर्म, है ना,
उससे गर्मी निकलना शुरू हो जाता है, तो वह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वियोजन, अवघटन, डीकम्पोजिशन, मतलब इसमें बड़े संयोजन में क्या हो रहा है, दो चीज मिल करके एक बनाएगा, यहाँ क्या होगा, बड़ा चीज टूट जाएगा, है ना। यह वाली क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि जब फेरस सल्फेट को हीट देकर करके हम डिकम्पोज कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई, या दोनों। देख रहे हो, ये दोनों निकलता है, दिमाग में रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे, बिना बुझा चूना किसे कहेंगे, इसकी बात है। इसके बाद देखिए कलर भी पूछ दिया जाता है कि कौन से कंडीशन में कलर कैसा होता है। ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ सनलाइट में कलर है जो चेंज हो रहा है, ब्लैक फोटोग्राफी में, है ना, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने चर्चा किया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम वाला। ठीक है, तो जो मजबूत रहता है वो कमजोर वाला को मार के भगा देता है, यही विस्थापन वाला है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है। ठीक है, ये सब रिएक्शंस हैं। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन एक्सचेंज इसमें करता है। क्या एक्सचेंज करता है, आयन का एक्सचेंज होता है। इसके बाद उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, और दोनों एक साथ होता है, इसी को कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स से संबंधित बातों को हम करेंगे। और उसके बाद है जो फिर हम अपने डेली लाइफ में इन रिएक्शंस का क्या इस्तेमाल देखते हैं, जिसमें कोरोजन, जंग वगैरह लगता है, खाना खराब होता है। ठीक है, हमारा दांत सड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का कोरोजन ही। शरीर उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू से क्या होता है, एक स्टेज तक ग्रो करेगा और इसके बाद है जो फिर ग्रो करना बंद कर देता है। इसके बाद अब देखेंगे कि कई सारा तेल वाले वगैरह वाला पदार्थ कुछ देर तक आप रख देंगे तो क्या होता है कि उसका टेस्ट, स्मेल सब बदल जाता है। प्याज काट के आप छोड़ दीजिए, है ना, टेस्ट क्या हो जाता है उसका, चेंज हो जाता है, महकना शुरू कर देता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर यह चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ओवरव्यू क्लियर है, आपने देखा कि इसमें रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस तो आपको ये चारों चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे, और यही रिएक्शंस के कारण से कई लोगों के लिए ये चीजें क्या हो जाती है, टफ हो जाती है ना। लेकिन है नहीं टफ, यदि आपने पीछे वाली क्लास को अच्छे से समझा है और वैलेंसी निकालना आप जानते हैं, बाकी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रिवाइज भी चीजों को करना पड़ेगा। तो जब आपके पास समय मिले तो पढ़ा हुआ है ही, डू नॉट स्पीड से बैठ करके कॉपी कलम ले कर करके, है ना, और क्या कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, प्लेन पेपर को लिखिए, है ना, क्या रिएक्शन है उसको लिख लीजिए एक दो बार, ठीक हो जाए। यह भी अच्छा है, कम जगह में ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाता है। चलिए, तो अब हम ओवरव्यू को हम लोगों ने देख लिया है। अब इसमें सबसे पहली पॉइंट आती है क्या, कि केमिकल रिएक्शन क्या है। किसकी बात आती है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और नए सब्सटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जिसमें पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए केमिकल बॉन्ड आ जाते हैं। और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, कि केमिकल बॉन्ड वगैरह बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है। ठीक है, जैसे इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चावल लेते हैं, पानी डालते हैं, गैस पे चढ़ा देते हैं, चालू कर करके क्या होता है, वो भाप बन जाता है। तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन ही तो है। मतलब आप हर जगह पे देखेंगे आपको केमिकल रिएक्शन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
चाहे इस एटमॉस्फेयर में देखिए, खुद को देखिए, हर जगह पे यही है ना, हर जगह पे इसका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका डिफिनीशन हमें याद नहीं रखना है, बस समझ के रखना है कि दो चीज मिलेगा और एक नया चीज बना देगा। यही क्या है, केमिकल रिएक्शन। इस टाइम में क्या होगा, या तो एनर्जी इसको दिया जाएगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यदि एनर्जी यह रिलीज करे मतलब एक्स आउट, बाहर निकालेगा, इसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। और एनर्जी जब हम देंगे इसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक बोलेंगे। तो जो एनर्जी क्या करे, रिलीज करे, उसे हम एक्सोथर्मिक, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो। अब जैसे हमने क्या बोला कि जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की, उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी रिलीज होता है, वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। लेकिन हम अभी जैसे बोले कि हम लोग भात ही पकाते हैं, चावल बना, भात बनाते हैं नहीं, चावल को पकाते हैं, उसमें हीट देना पड़ता है। हीट देना पड़ता है मतलब कैसा रिएक्शन है, बोलिए, वहां पे इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ हो, है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, जहां एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, वह इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है। चलो, ये भी तंग कर रहा है बहुत। चलिए, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, कि नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दो क्या होंगे, मिलेंगे, तीसरे नए प्रोडक्ट का निर्माण होगा। जो निर्माण होगा उसी को उत्पाद कहते हैं, और जो भाग लेगा उसे अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, है ना। जब उष्मा निकले, उसमें उष्मा छिपी, और जब उष्मा दिया जाए उसे उष्मा शोषी के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम बात करें, किसकी, केमिकल रिएक्शन के टाइप की। सबसे पहला जो नाम आता है वह किसका आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कंबाइन होना मतलब क्या होता है, जुड़ना। कंबाइन मतलब जुड़ना ही। तो जब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, एक नया पदार्थ का निर्माण करें, एक नया, है ना, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अब इस वाले फॉर्मूला को ध्यान रखना, सीओ। सीओ मतलब होता है क्विक लाइम। ठीक है, इसके बाद इसमें पानी मिला दीजिए, बन जाएगा CaOH का हॉल 2, और इसका नाम पड़ जाता है सेलेक्ट लाइम, और यह रिलीज करता है हीट। और हीट रिलीज कर दिया, इट मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जरा समझिए कि बाजार से जो चूना का नाम आपने सुना होगा, अब तो लोग घर में, हमारे यहाँ पुट्टी करवाने लगे लोग, नहीं, बाल पुट्टी नॉर्मल है तो कुछ अजीब समझेगा लोग। ठीक है, हम लोग के यहाँ ट्रेंड भी चलता है बड़ा अलग वाला, इंग्लैंड वगैरह में लोग चूना से घर पोतते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ उल्टा काम, पेंट जिसमें बहुत सारा क्या होता है, केमिकल वगैरह मिला होता है। खैर, उस पर भी नहीं जाएंगे हम बात कर रहे थे इसकी, कि जो बाजार से हम लाते हैं ना, वह क्विक लाइम चूना, और उसमें पानी डाल दीजिए तो देखिए, देखा होगा आपने बचपन में, अब तो कम दिखता है लेकिन शायद आपने देखा होगा अभी अभी भी, जब उसमें पानी डालते हैं तो खौलता है। हाँ या ना, ऐसा देखा आपने, खौलते हुए, खौलता है। हाँ। ठीक है, और वो गर्म हो जाता है।
ठीक है, तो पानी डाल दिए, समझ रहे, सीएओ लाए, बाजार से लाए, बाजार से पानी तो नहीं रहेगा वहां, है ना, बाजार से लाएंगे तो सीएओ लाएंगे, उसमें पानी डालेंगे तो वह क्या बन जाएगा, COH का हॉल टू। तो यह बिना बूझा चूना है, समझ रहे हो। अब पानी डाल दिए तो पानी डालने पर कोई चीज क्या होता है, बूझता है, तो इसका नाम पड़ता है बूझा चूना। सेलेक्ट लाइम, पानी डालने के बाद सेलेक्ट लाइम का केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है, अतः यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक और रिएक्शन जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यह भी एक प्रकार का क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। और इसमें भी कभी आपने, है ना, देखा होगा कि बाथरूम वगैरह साफ करते हैं हार्पिक वगैरह यूज करके, तो देखते हैं, है ना, एक अलग तरह का झांस देगा, और है ना, कुछ बाहर की ओर हीट टाइप का निकलता है, ऐसा आपने फील किया होगा। या फिर टाइल्स वगैरह साफ करने वाला क्या, एसिड आता है, उसको जब आप देते हैं फ्लोर पे तो, है ना, हल्का फेन टाइप का देगा और खदकेगा हल्का, क्या होगा, उस जगह, वो जगह है जो गर्म हो जाता है। तो किस तरह का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, बोलिए, बाजार से जो लाए उसका नाम क्या है, क्विक लाइन। पानी मिलाए, क्या बन गया, सिलेक्ट लाइन, है ना। अब उसको पोतना है, तो दीवार पे जब पोत देते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। धीरे धीरे वह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है आपका। और फिर यही कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे दिखते हैं, जब पोताता है तो लगता है ये बहुत कम गढ़ा है, पतला है, इसको मोटा करने की जरूरत है, मतलब और एक आध कोट लगाने की जरूरत है, गाढ़ा करने की जरूरत है। लेकिन अब देखेंगे कि क्या होता है फिर, जैसे ही वह सूखता है चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपका मार्बल भी चमकता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह चौक का भी फॉर्मूला है, लाइमस्टोन का भी है, मार्बल का भी है। तो तीन नाम ध्यान रखना है, क्विक लाइम CaO, सिलेक्ट लाइम CaOH का हॉल टू, और लाइमस्टोन या मार्बल या चौक CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो, यह वाली क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यह वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट है। Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो यह चमक उठता, ठीक है, यह चमक उठता है। क्लियर है बात। तो यह जो है लाइम वाटर भी इसको कहते हैं, किसको, COH के हॉल टू को, सिलेक्ट लाइम या लाइम वाटर। और इसमें यदि क्या किया जाए, जैसे मान लो कि क्या है, पानी है और चूना है, आपने डाल करके पानी से के साथ मिला करके रखा है, इसमें कहा जाता है कि यदि CO2 गैस हम डाल दिए, CaCO3 बनेगा, H2O भी रहेगा, और इस कंडीशन में CO2 क्या करता है, इसको व्हाइट मिल्की कर देता है, कारण वह CaCO3 बन जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल की हम बात करें, जिसमें बर्निंग ऑफ कोल, आपने देखा तो सेम चीज है कि नहीं, यानी कोयले का जलना। ठीक है, कोयला यानी कार्बन, C+O2 जलेगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। केमिस्ट्री में ट्रायंगल दे दे मतलब समझिए कि हीट, तो हीट को वह रिलीज करता है। कोयला जलता है तो हीट तो देता ही है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में प्राइमरली क्या होता है, मीथेन गैस होता है। मीथेन का फॉर्मूला
क्या होता है CH4, है ना, क्या होगा, मीथेन का फॉर्मूला आपका CH4। एक चीज देखिए, धान का खेत में कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन गैस। आपका मार्सी एरिया होगा, मीथेन गैस। नाली वगैरह होगा, सब में मीथेन गैस पाया जाता है। गोबर में कौन सा गैस, मीथेन गैस पाया जाता है। गोबर गैस अपने आप में नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन गैस देखने को आपको मिलेगा। तो मीथेन गैस को जब आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, चीजें कंबाइन हो रही है और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह से देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब आप क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, है ना। और ये जब जलता है तो डेजलिंग फ्लेम के साथ यह जलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम मेटल है ना, तो उसके ऊपर वाले लेयर को साफ किया जाता है ना। साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके लेयर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, लेयर चढ़ जाता है। अब देखो, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कल, कोई भी चाहता है कि स्टेबल हो जाए, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 10 के जैसा बन जाएगा, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यह भी 10 के जैसा बन जाएगा, दोनों मिलके स्टेबल हो गया, रिएक्शन नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम के रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि वह क्या हो पाए, वह क्या कर पाए, जल पाए, ऑक्साइड का लेयर हट जाए। ठीक है, और यह याद रखिएगा कि मैग्नीशियम का इस्तेमाल जो है वह किस में, फायर वर्क्स में किया जाता है, क्योंकि यह, है ना, जलता बड़ा अच्छा है, चमकता बड़ा अच्छा है। कौन, मैग्नीशियम वाला। तो क्या यह संयोजन अभिक्रिया क्लियर है कि जहां दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट है जो आपको बनता हुआ दिखेगा। CaO यानी बिना बुझा चूना, पानी मिला दिए, है ना, यह चूना क्या हो गया, बुझ गया, चूना बुझ गया। और यहाँ पे क्या होता है, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एक्सोथर्मिक है, जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं। ठीक है, चूने का पानी कहिए चाहे बुझा हुआ चूना कहिए, बात एक ही। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूने के पानी में यदि हम कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ दें, तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इसका कारण क्या है, कि किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, बोलिए, किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके बाद देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल, कोयला का दहन। फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसमें मेनली कौन होता है, मीथेन, इसका जलना। मैग्नीशियम के रिबन का जलना, और मैग्नीशियम का रिबन जब जलता है तो किस तरह का प्रेसिपिटेट देता है, किस कलर का, व्हाइट कलर का। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फायर वर्क्स में, पटाखा वगैरह वाला में, है ना, क्योंकि यह क्या होता है, चमकदार होता है ना, क्या होता है, चमकदार होता है। यह बात ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, श्वसन। श्वसन भी यानी रेस्पिरेशन भी एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, तो रेस्पिरेशन एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी यानी, उष्माक्षेपी यानी, बोलिए, उष्मा क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब यह फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। और यह जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो यह टूट जाएगा और क्या बनाएगा, 6CO2, 6H2O,
और एनर्जी रिलीज करेगा। यानी ग्लूकोज, बोलिए फॉर्मूला C6H12O6 है ना। यह क्या होगा, CO2 के साथ, O2 के साथ यह टूटेगा तो क्या देगा, 6CO2, यानी 6CO2, देख रहे हो सब में 6 6 ही है, 6CO2 6 है ना। O2 भी इधर 6 वाला है और H2O भी 6 वाला है, तो क्या बोलेंगे, बोलिए ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह टूटता है तो 6CO2 देगा, 6H2O देगा और 38 ATP, 38 ATP एनर्जी देता है। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस वाले को इतना ध्यान रखिए, है ना। इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, अतः यह कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका, कौन वाला, श्वसन वाला। ठीक है, क्या बोला गया, C6H12O6 प्लस 6O2, है ना, एरो दे करके 6CO2 6H2O प्लस में क्या है आपका, एनर्जी है भाई, है ना, एनर्जी। अब देखिए कंबसन की बात करें, कंबसन मतलब होता है दहन, दहन का मतलब है जलना, दहन का मतलब क्या है, जलना। ठीक है, तो जब जलता है तो कोई भी किसके प्रेजेंस में जलता है, जनरली ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस। और ऐसे कंडीशन में जब कोई चीज जलता है तो आपने देखा होगा कि हीट भी देता है और लाइट भी देता है। ठीक है, हीट भी देता है और लाइट भी देता है। तो देखेंगे ना, कंबसन यानी दहन जो है, ये क्या होगा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वही दहन कहलाता है, यानी कंबशन कहलाता है। इसमें एक चीज देखेंगे कि इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, नहीं होगा या नहीं जल पाएगा। जैसे कंबसन के लिए एक तो जिस चीज को जलना है ना, वो सब्सटेंस चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए। ठीक है, जलने वाला सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, पहली बात। फिर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात क्या होना चाहिए कि उसके लिए ज्वलन ताप बोला जाता है, इसे इग्निशन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, है ना, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीन कंडीशंस मिलनी है। जैसे आपने कभी गैस को जलाया, लाइटर से जब आप देते हैं, एक चिंगारी से इजिली जल उठता है, नहीं, एक चिंगारी से इजिली जल उठता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, सब्सटेंस के रूप में वह गैस है, और उसे टेम्परेचर चाहिए थोड़ा सा, दे दिया, जल गया। लेकिन कभी माचिस के तिल्ली से आप एक मोटा सा लकड़ी को आपने जलाने का प्रयास किया होगा, माचिस का तिल्ली खत्म हो गया बट वह नहीं जल पाता, ऐसा हुआ होगा कभी, हाँ। नहीं। तो एक खास टेम्परेचर भी होना जरूरी होता है। ठीक है, हम लोग को याद है कि जब हम लोग 4 5 में पढ़ते थे, लाइट की स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो लैंप जलाया करते थे, एक लंबा चिमनी वाला लैंप नहीं होता है, वो वाली। ठीक है, वो लाइट थोड़ा ज्यादा देता था, तो वो चिमनी से अक्सर हम लोग का हाथ भी कटा करता था, वो तो बात की बात है। होता क्या था कि वो गर्मी है तो गर्मी लगेगा, छत पे जाओगे पढ़ने, छत पे हवा लगेगी, और हवा से वह लालटेन, वो चिमनी क्या हो जाती थी, बुझ जाया करती थी। इस तरह का हुआ करता था, आपको याद होगा सर, है ना, किरोसिन तेल इसमें डाला जाता था। तो यहाँ पे बर्नर हुआ करता था, अब तो कम दिखता है चीजें,
यहाँ से शीशा को निकाल दीजिए। सब रिलेट कर पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो बर्नर में नीचे से क्या रहता था, छिद्र, है ना। तो हम क्या किए कि चारों तरफ से इसको पैक, कि हवा मार दे रहा है, बुझ जा रहा है, तो कुछ देर तक क्या होगा, खूब यह धुआं निकलेगा, पूरा यह काला, और यह चिमनी बुझ जाता था। तो बात कुछ समझ में उस समय तो नहीं आती थी, है ना। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी कि हम लोगों ने किसके सप्लाई को बंद कर दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सप्लाई को। ठीक है, वैसा ही, है ना, एक्सपेरिमेंट करने में हम माहिर रहते थे, है ना, मतलब अच्छा लगता था। बट होता है ना कि हम लोग के यहाँ कुटाई पिटाई होने लगता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे। तो हम लोग जब रहते थे ना, तो शुरू में स्टोव पे खाना बनता था। ठीक है, स्टोव पे, कोयला पे, गोईठा पे, सब समय समय के हिसाब से चीजें बदलता गया। मतलब बचपन से अभी तक की बात करें, फिर नहीं होता, एक फेज आता है कि घर में गैस आता है। तो पहले हम, मतलब पापा के साथ हम रहते थे, तो गैस लिए थे बहुत पहले, जब हम बहुत छोटे थे। तो गैस आया, मतलब 2 3 में पढ़ते होंगे। तो नहीं, छोटा वाला सिलेंडर रहता है जो स्टूडेंट लोग रखता है, ए बैचलर। तो इस सिलेंडर में कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसी के ऊपर चूल्हा रहता है। अब सबके यहाँ देखें क्या, ये मीट बनाने का काम आता है? नहीं, यहाँ पे ऐसा रहता है। अब क्या था कि इसके ऊपर क्या रहता है, चूल्हा छोटा गोल वाला कसा हुआ, यहाँ पे बर्नर इसमें लगा होता है। अब बर्नर के नीचे ना, इसमें एक, है ना, नोब लगाता है। उसमें क्या था ना, कि छिद्र था चारों तरफ से। हम क्या किए भाई, 2 रुपया का टेप लाए। हम सोचे गैस थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, ये छिद्र है ना, इससे गैस भी निकल जाता है, समझे। पूरा टेप लाए, पहले एकदम कागज से पूरा एकदम चारों तरफ से मढ़ दिए, और एकदम जोरदार टेपिंग कर दिए। अब क्या हुआ कि गैस जला रहे हैं, गैस जल ही नहीं रहा, है ना। खूब परेशान हो गए। इसका कारण क्या था, बताओ, क्या नहीं मिल रहा होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उसे। ठीक है, यह बात तो हमारे पास उस चीज की समझदारी थी नहीं। हम तो सीधा सोचे कि गैस निकल रहा है, पैक कर दिए, है ना। शाम में उधर से आए पापा घूम घाम के, पूछे क्या हुआ। ठीक है, बोले कि गैस भी न जली थी, है ना। तो क्या किए, चेक किए, तो बोले कि तुम इसमें किए हो कलाकारी, है ना। पूछे कि क्यों किया, तो बोले कि गैसवा एक रात में से निकल जाई थलाई, हम सोचली कि एकरा पैक कर दे। लेकिन वही फिर क्या किए, घुसाए थोड़ा, उसके बाद टेप उप को हटा करके फिर से कस दिए, चालू हो गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म समझ में उस समय नहीं आया था, लेकिन जब बाद में पढ़े तो फिर बात समझ में आई। ठीक है, तो कभी कभी खुद पे हंसी भी आता है कि हाँ, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हमने किया है। ठीक है, शुरू से इच्छा रहता था, नहीं साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते थे बुक वगैरह में, नहीं साइंटिस्ट बनना। तो बहुत सारा चीज दिमाग में बड़ा खुरपाती आता है। एक और क्या हुआ था, कहानी छोटा सा बताते हैं। घड़ी नहीं रहता है, मतलब अब सुबह जगना है, स्कूल जाना है, तो घड़ी तो रखोगे। एक तो पहनने वाला घड़ी है, बुक उकवा आता था। एगो है जो छोटा सा, नहीं अलार्म बजने वाला। ठीक है, अब तो सबके फोन में हो गया है। तो अलमारी के ऊपर घड़ी खरीद के लाए। हमें पहले डेली 60 रुपया मिलता था, मतलब डेली का वो समझो कि रूटीन ही था कि 60 रुपया मिलना ही है।
तो ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा वो खर्च ही कर देते थे, कुछ कुछ सामान खरीदते रहते थे। उसमें क्या होता था, ये घड़ी खरीदे, लेके आ गए, तो हुआ क्या, जो घड़ी नहीं होता है, हवा वगैरह चलता है तो गिर जाता है, गिरने के बाद चलना बंद हो गया। उसका कुछ इंजीनियरिंग की है, और हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग, हमें समझ में भी नहीं आया। बट वो क्या हुआ कि घड़ी चला लेकिन उल्टा चलना शुरू हुआ, समझे। बड़ा खुश हुए कि घड़ी चल भी गया, लेकिन दुख की बात है कि उल्टा चल रहा है। ठीक है, उसके उसे सीधा करने के लिए सोचे, समझदारी तो कम था ना, इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, तार गया टूट। ठीक है, तो कोई भी घर में सामान होता है तो गार्जियन तो पूछे क्या हुआ, तो पहले ही बोल दिए पापा को कि घड़िया गिर के टूट गई। तो बड़ा अच्छा से बोले, पैसा है ये है, जाके ले लिए, समझे। तो ऐसा लगा कि हम खुश हो गए अंदर से, समझे, लेकिन वो क्या था, एक प्रकार का कटाक्ष, समझे। नहीं होता है कि हाँ ये रखा हुआ जाके ले आओ, मतलब उस टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सुने होगे कभी कभी ऐसा, पैसा वगैरह लिए, ले लो। खैर, बहुत सारा वैसा चीज हमने बहुत ही बिगाड़ा है, बहुत एक्सट्रीम। चलो, कहानी सुनाएंगे तो बहुत हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, आते हैं मुद्दे पे। तो कंबशन रिएक्शन की बात हम लोगों ने कर लिया, इसके लिए कई सारी चीजें चाहिए, एटलीस्ट तीन चीजें, जिसे जलना हो, फिर वह टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो वह है जो कंबसन रिएक्शन बन पाता है, ऑक्सीजन होना जरूरी है। अब देखिए, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, चीजें कंबाइन हो रही थी, और डीकम्पोजिशन में चीजें क्या होती है, डीकम्पोज होना यानी टूटना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट दीजिए, चाहे लाइट दीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए। और जब आप एनर्जी देंगे तो यह कैसा रिएक्शन होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे आयरन सल्फेट है, यानी फेरस सल्फेट, जब टूटेगा तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाएगा, कौन सा गैस रिलीज करेगा, SO2 और SO3 दोनों रिलीज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों करता है, इस बात का ध्यान रखना है। उसी तरह से देखा आपने कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दे रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा था, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था। यहाँ जस्ट इसका उल्टा है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यह क्या हो रहा है। उसी तरीके से देखिए, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसे जब तोड़ा जाता है, मतलब डिकम्पोज किया जाता है, तो लेड ऑक्साइड कैसा कलर का बनाता है, येलो कलर का बनाता है, और ब्राउन कलर का, भूरे रंग के फ्यूम NO2 के रूप में निकलते हैं, साथ में ऑक्सीजन निकल करके आता है। तो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होगा, बनेगा भैया लेड ऑक्साइड, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सब में क्या हो रहा है, एक है जो टूट करके, सब में देख रहे हो, फेरस सल्फेट यहाँ टूटा, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, यहाँ
लेड नाइट्रेट टूटा, सब टूट करके क्या बना रहे हैं, एक से अधिक कंपाउंड यहाँ बनाते हुए आपको नजर आ जाएं। ठीक है, तो यह आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हीट देना पड़ता है तोड़ने के लिए, लाइट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। अब देखिए अगला है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखेंगे कि प्योर जो वाटर होता है, क्या प्योर जो वाटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर होता है। तो प्योर वाटर को क्या कीजिए, उसमें आप एसिड वगैरह मिला देंगे, तब फिर वह क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देना शुरू कर देता है। ठीक है, खैर इस वाटर को जब आप तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब तोड़ना होता है, तो देख रहे H2 + O2 मिलता तो H2O बनता, लेकिन H2O को ही हम तोड़ रहे हैं, यह H2 और O2 में टूटेगा। H2 कैथोड पे, O2 एनोड पे मिल जाता, और ये जो है H2 मिलता है, H2 गैस, यह ऑक्सीजन जितना मिलता है उसके दुगना मिलता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है। अगला है फोटोलिसिस, फोटो मतलब ही होता है लाइट। जैसे अभी हम लोगों ने देखा भी था कि AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का होता है। जब उसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो टूट जाता है, सिल्वर और किसमें, क्लोरीन में। यह सिल्वर कैसा कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। उसी तरीके से सेम चीज है, सिल्वर ब्रोमाइड, यह टूटेगा तो सिल्वर और, है ना, ब्रोमाइड में यह टूट जाता है। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, किसमें, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर है, क्वेश्चन पूछे तो बताइए। अब तो खैर अब फोटो भी लोग नहीं खिंचवाते हैं, अब तो सबके हाथ में क्या है, डिजिटल फोटो। नहीं, बाकी फॉर्म वगैरह भरना होता है, कहीं चिपकाना हो स्पेशली तब, नहीं तो सब अब चिपक जाता है, पेस्ट हो जाता है, नहीं चीजें। तो यह जो है फोटो लिसिस, समझ जाइए कि क्या देंगे आप यहाँ, क्या देंगे, सनलाइट देंगे। सनलाइट जब देंगे तो यह टूट जाएगा। ठीक है, यह क्या होगा, टूट जाता है, यह आपका क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, एक बार अच्छे धीरे धीरे सुन लीजिए, फिर तेजी से एक बार पूरा रिमाइंड करा देंगे। इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत चीजें क्या है, कि यह वैसा रिएक्शन है जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है, जिससे आप इस रूप में याद कीजिएगा। हमने आपको पहले भी याद करवाया है, फिर से मैं याद करवा रहा, है ना, यह वाली याद कीजिए, ज्यादा हमें याद है तो इसलिए यही याद करवाते हैं। ठीक है, के मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तीन तीन करके, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम बोलना है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जिंक, अमोनियम, तीन जिंक, फिर हो गया, आयरन, निकेल, है ना, आयरन, निकेल, निकेल, टिन, तीन, लेड, लेड, हाइड्रोजन, 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 कॉपर। कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, गोल्ड,
प्लेटिनम। यदि सेम वाला सुना रहा है कोई, समझो कि इस सेम वाला खाली हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। कारण क्या है पता है, कि क्लास 8 में पढ़े थे साइंस, एक बुक था साइंस मिरर, उसी में वो चीजें याद हो गई। फिर 10th में एनसीईआरटी वाली पढ़े, इससे कम ही दिया हुआ था। जब पढ़ाना शुरू किए तो यही वाला याद करवा, यह ज्यादा कारगर साबित हो जाता है, ठीक है। तो हर जगह मिलता नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। तो पहली बार हमने याद कैसे किया था, 3-3 करके, यह भी तरीका कारगर है। क्या बोलो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, आयरन निकेल टीन, लेड हाइड्रोजन कॉपर, मरकरी सिल्वर गोल्ड, और लास्ट में बोल देना है क्या, प्लैटिनम। देखिए, अब जो जितना ऊपर है वह ज्यादा रिएक्टिव है, और जो जितना नीचे है वह कम रिएक्टिव। Yes. तो ऊपर वाला मजबूत, नीचे वाला कमजोर है, ठीक है। ऊपर वाला मजबूत और नीचे वाला है कमजोर। अब जैसे देखिए, कभी कभी ऐसा होता होगा कि भाई बहन है ना, और यदि बहन मजबूत है, भाई बिस्किट लेकर के आया दुकान से, बहन झपट के खा गई, यदि लोभी है तो, ठीक है, और 2-4 हाथ दी भी उसको, कारण मजबूत है, वो बेचारा के पास जो बिस्किट रहेगा वो छीना जाएगा। ऐसा ही समझिए, ये मजबूत वाली बहन है, कमजोर वाला भाई, है ना। आई भैया क्या रखे हुए है, बिस्किट, सोना वाला, है ना। ये क्या है, ये अपना धौंस दिखाएगी, अपनी मजबूती का, सीयू को रिप्लेस कर करके, है ना, सीयू को भगा करके, सीयू से यानी SO4 को छीन करके अपने पास ले आएगी, और सीयू बेचारा अकेले हो जाएगा, यानी इसके पास कुछ नहीं रहेगा, और ये जो बिस्किट था आ जाएगा जेडन के पास। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब लतियाना, ठीक है। इसको लतिया दिया, समझ रहे हो, और ई वाला को छीन लिया, इसके पास आ गया। वैसा ही पीबी है जो इसको लतिया दिया, किसको छीन लिया, Cl2 को। उसी तरह से Mg जो है किसको लतिया दिया, जिंक को। ऐसा नहीं कि जिंक कॉपर को लतिया है तो जिंक को कोई नहीं लतिया सकता, ऐसा नहीं है। यही चलते समझना चाहिए कि दुनिया में एक पर एक 11 चीज है। तो Mg Zn को रिप्लेस कर दिया, उससे क्या छीन लिया, SO4, ठीक है। तो MgSO4 हो गया, और जिंक बेचारा ऐसे मुंह ताकत दे रहा। उसी तरह से देखिए, आयरन है, किसको लतिया दिया, कॉपर को। तो किसके साथ हो गया रिएक्शन, FeSO4 आ गया, और कॉपर अलग हो गया। तो क्या डिस्प्लेस हो गया कि नहीं, और डिस्प्लेस होने का कारण यही है ना। दुनिया का दस्तूर देखते हो, केमिस्ट्रियो कहता है कि कमजोर मत रहना, नहीं, नहीं तो सब लतिया है। अब देखो, ये कॉपर बेचारा नीचे, किससे नीचे है, देखिए आयरन से नीचे, जिंक से नीचे है, मैग्नीशियम से नीचे, नीचे रहेगा तो सब इसको मार के भगा देगा। बाकी, है ना, कंपटीशन इन लोग में भी है। जैसे मैग्नीशियम और जिंक है, तो देखोगे आप कि मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है, मैग्नीशियम मार के किसको भगा देगा, जिंक। तो इसी को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, अति इंपॉर्टेंट। पहला चैप्टर में भी काम आएगा, दूसरा में भी काम आएगा, और तीसरा में भी काम आएगा। तो 3 जो चैप्टर, 4 चैप्टर भी बचा है, उसमें 3 चैप्टर पढ़, ये बड़ा काम का है। इसको क्या कर लेना है याद, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, आयरन निकेल टीन, लेड हाइड्रोजन कॉपर, मरकरी सिल्वर गोल्ड, और प्लैटिनम। देखते हो नीचे है, नीचे है तो क्या होगा, कम रिएक्टिव, इसमें जंग उंग नहीं लगता है,
रिएक्शन ही नहीं करेगा। और महंगाई देखो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, चमकदार, चमक इसका मेंटेन रहता है लंबे टाइम, इसलिए महंगा भी होता है। तो जो जितना नीचे जाएगा ना वो महंगाई की ओर बढ़ जाता है ना। इवन गोल्ड वगैरह है ना, ये एसिड वगैरह से भी कुछ नहीं होता है। चलो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यही वाला है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, आयरन, फिर निकेल और टीन को जोड़ दिया। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और यहाँ लास्ट में क्या है, प्लैटिनम। तो चीजें वही है ना, दो चार एडेड है। तो जिस टोन पे हमें याद है इसलिए हम इस वाले को प्रेफर करते हैं। यह क्या बात क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ज्यादा रिएक्टिव कम वाले को हटा देगा। ठीक है, जैसे यह देखिए कि जो ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है वह कॉपर सल्फेट का है। कॉपर सल्फेट का है, इसमें कॉपर सल्फेट डाला हुआ, साथ में एक आयरन का कांटी, समझते हो, किल, नेल डाल दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, आयरन क्या है, कम रिएक्टिव की ज्यादा। यहाँ देखिए आयरन है और यहाँ कॉपर है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन। किसको रिप्लेस कर देगा, कॉपर को। तो बताइए CuSO4 है, इसमें आयरन डाल दिए हैं, इसको रिप्लेस है ना कर देगा, क्या होगा बताओ, FeSO4, और क्या बन जाएगा, कॉपर। कॉपर अलग हो जाएगा और कलर क्या हो जाएगा, पहले इसका कलर ब्लू था, अब कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना। कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो एक हमने फॉर्मूला आपको याद करवाया था, याद कीजिए, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला था CuSO4 इंटू 5H2O। और एक ही और याद करवाया था, ग्रीन विट्रियोल, FeSO4 इंटू 7H2O। एक और याद करवाया था, ZnSO4 इंटू 7H2O, किसका, व्हाइट विट्रियोल का। यानी CuSO4 इंटू 5H2O, नीला आया तो नीला थोथा ही ध्यान रखिएगा। FeSO4 इंटू 7H2O, यह कैसा थोथा है, हरा वाला। और जिंक, देखो बैटरी, देखे हो बैटरी, अरे टॉर्च वगैरह में लगाने वाला बैटरी आपने देखा होगा, तो पीछे का साइड उसका देखिए किस कलर का होता है, व्हाइट। ठीक है, नहीं निप्पो वगैरह बैटरी, एवरेडी बैटरी वगैरह आपने देखा होगा, मोटा वाला भी। तो एवरेडी एक लाल वाला रहता है, थोड़ा उसका सब कुछ अच्छा अच्छा होता है क्वालिटी, लेकिन थोड़ा सा नहीं, एक लूज क्वालिटी वाला रहता है। उसमें देखोगे पीछे जो उसका पार्ट होता है वो किसका होता है, जिंक का होता है। वही गलेगा तो फिर बाहर निकल जाता है। हम लोग घिरनी बनाने में उसका इस्तेमाल करते थे। चलो, तो क्या ये विस्थापन अभिक्रिया क्लियर है सभी को, क्या होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील, है ना, अधिक अभिक्रियाशील क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। जिसमें जिंक किसको, कॉपर को, लेड किसको, कॉपर को, मैग्नीशियम किसको, जिंक को, आयरन किसको, कॉपर। कैसे पकड़ेंगे, तो यह अपना सक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो कलर कैसा हो जाता है बताइए, है ना, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है ना। इसमें लग जाएगा जंग, किसमें, लोहे के कील में, लोहे के कील में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। अच्छा, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O को कौन सा विट्रियोल बोलते हैं, ब्लू। ग्रीन किसको बोलते हैं, ग्रीन, FeSO4 इंटू 7H2O। और व्हाइट पूछे आपसे तो, व्हाइट पूछे तो ZnSO4 इंटू 7H2O।
ठीक है, 7 7s2। चलो, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वाला क्लियर है कि ज्यादा मजबूत कम वाले को भगा देगा मार। ठीक है, अगला देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है ना भाई, आयन एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? आयन। आयन का क्या होता है? एक्सचेंज माने आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब आपने हमको दिया और मैंने आपको दिया। ठीक है, यदि हमने रोटी बनाया तो हमने आपको रोटी दे दिया, आपने सब्जी बनाया। ठीक है, तो हमको सब्जी दे दिया आपने। इस प्रकार से दोनों सब्जी रोटी खा ली। समझे? यही क्या है? द्विविस्थापन। कितना भाईचारा है देखो केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयन का एक्सचेंज। जैसे देखिए, सोडियम और सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट माइनस है, सोडियम मेटल है, याद करो प्लस, बैरियम प्लस, और यहाँ क्लोराइड माइनस वाला है। ये आयन एक्सचेंज करेगा, मतलब समझ रहे हैं आप? इसमें भी ऐसा समझिए, याद कीजिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम ऊपर है, नीचे वाला को रिप्लेस कर देगा। क्या है कि भाई इसको तुम ले जाओ, ये चाहेगा तो, और हमको क्लोरीन चाहिए, ये क्या करेगा? इसको छोड़ करके इसको ले लेगा, ये बच जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, आयन एक्सचेंज कर लेगा। तो आयन इसका कौन है? Cl2 वाला पार्ट, और इसका SO4 वाला पार्ट। ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, यदि एक साथ में रखा जाएगा तो। और इस प्रकार से प्राप्त होगा बैरियम सल्फेट का सफेद अपक्षेप। लेड नाइट्रेट देखिए, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, और नाइट्रेट है जो के साथ चला जाएगा। उसी तरीके से BOH का हॉल 2 है और NH4Cl, ये क्या करेगा? OH को छोड़ करके किसके साथ हो जाएगा? Cl के साथ। तो BaCl2 और NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह उष्माक्षेपी रिएक्शन। क्या यह बात क्लियर है? हाँ या ना? द्विविस्थापन क्लियर? इसमें क्या होता है? आयन एक्सचेंज हो जाता है, यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए, अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। जरा समझिएगा, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। इसके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा आपको, ये ध्यान पहले रखिएगा। लियो जर, लियो जर। एल से लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से ऑक्सीडेशन। आपसे पूछे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ऑक्सीडेशन, और जी से गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। 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 ठीक है, तो यह एक तरीका तो पहले यह ध्यान रखना है कि लॉस इलेक्ट्रॉन का हो, याद कीजिए मेटल वाला सब लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खैर, इसके बाद ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का क्या होना? जुड़ना, और हाइड्रोजन का हटना। यह भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही है। यह भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही। कहाँ चला गया? बड़ा दूर चला गया। हाँ, क्या है बोलो? कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलो, ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ये देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का जुड़न। अब इस वाले रिएक्शन को जरा आप देखिए। आप यहाँ आयरन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुट गया, Fe
O2 है तो क्या बना, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब है कि इस आयरन का क्या हुआ है, इस आयरन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है। इस ऑक्सीडेशन। वाले आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या ऑक्सीडेशन वाली बात कितनी क्लियर है, पहले बताइए, कितनी क्लियर है। हाँ। अब देखिए अगला है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा, वहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था और यहाँ रिमूवल हो, तो ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, यह रिडक्शन। जैसे पीबीओ, देखिए पीबीओ, पीबीओ इट मीन्स आपका लेड ऑक्साइड। यहां से जब इसको कार्बन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, आप गर्म करते हैं, तो देख रहे हैं क्या बना है, ओ हट गया है, ओ हट गया, पीबीओ से ओ हट गया। इसका मतलब पीबीओ का क्या हो गया बताओ, रिडक्शन। ऑक्सीजन इससे हट गया, इसका रिडक्शन हो गया। लेकिन इस कार्बन के साथ देखो, ऑक्सीजन जुट गया, इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। है ना। ऑक्सीडेशन। मतलब जिसके साथ जुड़ेगा वही कुछ होगा। तो पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, है ना। लेड का नहीं, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ लेड के रूप में, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में। तो क्या यह बात क्लियर है, उपचयन वाला। ठीक है, यहाँ पे पीबीओ है, ऑक्सीजन हट गया, पीबी बना, उपचयन यानी रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे बताओ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। अच्छा, ये देख रहे हो, एक ही रिएक्शन में दोनों घटना हो रही है ना। एक ही रिएक्शन में दोनों घटनाएं हो रही है, और एक ही रिएक्शन में यदि यह दोनों घटना घटे तो देखो इसका नाम क्या है, रिडक्शन एक, और एक का नाम है ऑक्सीडेशन। ये दोनों को मिला दीजिए तो इसी का नाम पड़ता है कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स। ठीक है, इसी का नाम पड़ता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो है, ऑक्सीकरण एजेंट और एक यानी उपचयन और अपचयन का एजेंट है। एजेंट मतलब जैसे देखो कि पीबीओ, पीबीओ से ऑक्सीजन को हटाया कौन, कार्बन हटा दिया, है कि नहीं। कार्बन क्या कर दिया, पीबीओ से ऑक्सीजन को हटा दिया, यानी कार्बन जो है रिडक्शन का काम करवाया, ये एजेंट है रिडक्शन, है कि नहीं। और पीबीओ क्या किया, ऑक्सीजन दिया किसको, कार्बन को, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ठीक है, और दोनों यह घटना एक साथ हो, इसी को क्या कहते हैं, कौन सा रिएक्शन, बोलिए, रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। क्लियर बात, चलिए। अच्छा, कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पढ़े लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लियोजर पढ़े ना, लियोजर, लियो, LEO और GER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, तो यह याद रखना है, यह याद रखना है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस है
वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और और जो रिड्यूस होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि देखिए पीबीओ है, तो पीबीओ क्या किया है, ऑक्सीजन या है। सी क्या किया है, तो सी ऑक्सीजन हटवाया है, ये बोलेंगे ना कि सी है जो पीबीओ से ऑक्सीजन को हटवा दिया है। ऑक्सीजन को हटाने वाला क्या होगा, रिड्यूस करवा दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन इस सी को ओ देने में सहायता किया है पीबीओ, तो पीबीओ जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है, भले वह खुद रिड्यूस हो गया है। आई होप कि इतनी बातें है ना आपको क्लियर होगी। उसी तरह से यहाँ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे Cr2O7 प्लस SO3, यहाँ क्या बन रहा है, Cr3 प्लस प्लस SO4 और 2 माइनस, सब में ऊपर माइनस है प्लस है जो भी है, ठीक है। तो इसमें आप चीजों को देखेंगे तो देखिए कि इधर SO3 2 माइनस था, इधर देखिए SO4 हो गया है। ऑक्सीजन बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस वाले में देखिए SO3 था, इधर SO4 हुआ, ऑक्सीजन बढ़ा है। ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। लेकिन इस वाले में देखिए ऑक्सीजन घट गया, मतलब अपचयन, यानी इसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है ना, क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। तो होप कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली बात कंप्लीट हो। अब देखिए अगला है कोरोजन। कोरोजन यानी संक्षारण होता है, ठीक है, जिसमें एयर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, मेटल डेटोरिएट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में, एयर और वाटर के प्रेजेंस में आपका है ना, वायु और जल की उपस्थिति में धातु खराब हो जाता है, इसी को हम संक्षारण कहते हैं। और इसी का है ना यहाँ पे हम बात करें यह वाली, इसको देखिए, यह रिएक्शन है। आयरन, आयरन जब क्या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, मॉइस्चर के संपर्क में आता है और साथ में पानी लग जाए, वह क्या हो जाता है, जंग का रूप ले लेता है। और यह जंग का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, Fe2O3 इंटू एक्स H2O, Fe2O3 इंटू एक्स H2O। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है कि लोहा आप छोड़ देते हैं, मॉइस्चर के साथ वह रिएक्शन करेगा, लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाता है ना, लाल भूरे रंग का क्या हो जाता है, उस पे परत चढ़ जाता है, ठीक है, और उसी को जंग लगना या रस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। जब तांबे को आप क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, कैसा हो जाता है, हरा हो जाता। तो कॉपर है, H2O से रिएक्शन करेगा, CO2 से करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, और फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड और उसका कार्बोनेट बना लेता है, कलर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। चलो अगली टर्म है, उसी तरह से चांदी को आप खुला छोड़ दीजिए, चांदी को तो कैसा कलर हो जाता है, सल्फर के साथ ब्लैक। रिएक्शन करके ब्लैक। और कॉपर जो है ब्राउन कलर का होता है, इसको गर्म कर दीजिए ऑक्सीजन के साथ, कैसा हो जाएगा आपका, ब्लैक हो जाता है। अगला टर्म है रैंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है कि जो बसा या तेल वाला भोजन होगा उसमें आपका क्या होगा, चीजें बदल जाती है, उसका गंध, स्वाद और बनावट। जिसमें चिप्स का पैकेट होगा, तो उससे चिप्स के पैकेट में क्या है,
इससे बचने के लिए किसका गैस, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह चैप्टर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट। लेकिन एक चीज हमें और सीखना है। ठीक है, वह एक चीज क्या सीखना है, बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कौन सा नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें। एक सिखाएंगे, दो सिखाएंगे, आप खुद सीख जाएंगे। जैसे यहां देखिए N2O5 है, क्या है, N2O5। तो N2 मतलब नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, कितना, 5। 5। 5। अब इसमें आपसे पूछे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, तो देखो आपको एक चीज पता है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2, है ना। यहां देखिए कि नाइट्रोजन जो है 2 गो है, इसका कितना वैलेंसी है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है, हमें नहीं पता। इसको कुछ भी नहीं तो एक्स मान लो। ठीक है, इसके बाद दोनों कंपाउंड बनाया है, मतलब चीजें बैलेंस्ड है। ठीक है, और 5 गो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2, तो 2 गो वाला कितना होगा, -10। या फिर बराबर करके लिखेंगे तो 10, और ये कटेगा तो 2 पचे 10। इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 5 होगा। कैल्शियम और ऑक्सीजन को देखो, क्या बोले कि दोनों कंपाउंड बनाए हैं, मतलब दोनों बराबर का हिस्सेदार रखता है। तो यहाँ इसका कितना, 2, एक ही है ना ऑक्सीजन, तो यहाँ भी कितना होगा, 2। MnO2 बताओ, 2 को ऑक्सीजन का कितना होगा, 2 दूनी 4। तो ई कितना है, एक गो है ना। इसका मतलब है कि Mn का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, 4। क्या क्लियर है बात, हाँ या ना। अच्छा, आपसे हाँ। पूछे कि इसमें एल्युमिनियम का बताइए, तो बताओ सोडियम का कितना होता है वैलेंसी, नॉर्मली याद होगा आपको, सोडियम का वैलेंसी 1। +1। हाइड्रोजन का +4 की -4, -4, निगेटिव रेडिकल है ना। वो क्या करेगा, हीलियम के जैसा बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है। एल्युमिनियम का देखिए +3, करेंगे तभी तो -4 के बराबर होगा, यानी 4 के बराबर होगा। बराबर करेंगे तो यहाँ माइनस को हटा भी सकते हैं, या फिर सिंपल सा बात है कि सबको जोड़ करके 0 आना चाहिए, या निगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल बराबर होना चाहिए। जिसे इसमें बताओ, हाइड्रोजन का आपको पता है, सल्फर का आपको बताना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये बताइए, एक ऑक्सीजन का 2 तो 7 ऑक्सीजन का 14। 14। अच्छा, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2। 2। अब बताओ कि हम इसमें कितना जोड़े कि 14 आ जाए, 12। 12 जोड़ेंगे, यही ना। के गो के लिए 12 जोड़ेंगे, 2 गो के लिए, 2 और 2 के गो के लिए। लिए 12 जोड़े हैं, इसका मतलब है कि 1 गो का 1 कितना रहा के होगा, लिए 6 की 6। 7। 6। इसका मतलब है कि सल्फर का, है ना, आपका ऑक्सीडेशन जो होगा वह कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, मतलब जिसका भी पूछे उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, है ना, आप निकाल सकते हैं, है ना। उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपसे पूछेगा कि किसका निकालना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है। बाकी बैलेंस करना सिखाने का हमें नहीं लगता है कि जरूरत है आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं।
देखो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि चीजों को आप बैलेंस करिए, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, एलएचएस बराबर आरएचएस। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए अलग है, यहाँ सीधा सीधा समझना है। जैसे देखिए यहाँ पीबी सबको अलग अलग तोड़ना है। यहाँ देखें कि पीबी कितना है, एक है, इधर भी एक है, बात बराबर है। यहाँ कार्बन एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन दो है। ठीक है, तो ऑक्सीजन दो करना है तो इसका मतलब आगे दो लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ दो लगाएंगे तो पीबी दो हो गया, इसका मतलब यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें क्या होगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। समझे, ये सिंपल सा है, ठीक है, जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि दिक्कत लगेगा इसमें तो आप बताइएगा, फिर सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसको सीखने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बैलेंस करना वो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए होता है, जनरली बैलेंस करने के लिए पूछा भी नहीं जाता, और उतना आएगा तो ऑप्शन से भी आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, यह चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है।